फंक्शन से ज़्यादा उनके टीम मेंबर्स अपनी सब डोमेन में ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स रखते हैं। जबकि दूसरे स्पेक्ट्रम जिसमें हमने बताया कि सबसे कम चेंजेस हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शंस रखते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शंस के बेस पर लोगों से काम करवाने की अपेक्षा, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां जॉब डिस्क्रिप्शन भी नहीं है और वहां पर अप्रेजल अब भी होते हैं, हमेशा से होते हैं, हर साल होते हैं। किस रेफरेंस पॉइंट से होते हैं या कैसे उनको किया जाता है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। हमारा मुख्य बिंदु है इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। क्या ये वाले ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने दायरे में बहुत कम चेंजेस किए हैं, या तो जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं हैं या हैं लेकिन बस वहीं तक रह गए हैं और उसके आगे लोग अपनी अपनी एक थॉट प्रोसेस से काम करते हैं। जैसे रथ के बहुत सारे घोड़े बहुत अच्छे, मजबूत और शक्तिशाली होते हुए भी रथ उस दिशा में उस गति के साथ नहीं चल पा रहा है जो कि चलना चाहिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्क है कि चेंज कब पलक झपकते उनको उनकी कस्टमर बेस, उनकी सबसे बढ़िया मैन पावर जो कि उनका ह्यूमन कैपिटल है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और सडनली ऑर्गेनाइजेशन को ड्रास्टिक चेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ समस्या एक और भी है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। अगर पता भी होता है तो ये सोचकर कि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है और यहाँ ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है, इस वजह से वो अपने आप को इवॉल्व करने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें कुछ लोग ये धारणा को और पनपने देते हैं और बढ़ावा देते हैं कि हमारी इंडस्ट्री डिफरेंट है और इसमें ये चेंजेस, मॉडर्न चेंजेस करने से बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। कारण ये होता है कि ये जो कुछ लोग हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस को रैंसम पर रखना चाहते हैं। रैंसम वर्ड अगर कुछ ज़्यादा हो गया हो तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है कि अगर यहाँ पर मॉडर्न प्रैक्टिसेस आएंगी तो बेहतर ह्यूमन कैपिटल अट्रैक्ट होगा, तो कल को हमारी जो सीट है वो खतरे में पड़ सकती है, हमारी जो कंट्रोल है, हमारा जो लीडरशिप है, उसको कोई क्वेश्चन कर सकता है। जबकि इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें कि वहाँ पर लेटेस्ट टीम मेंबर को भी जब हम नॉलेज वर्कर समझते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये इनोवेट करेगा और अपनी तरफ से रिवर्स इंटीग्रेशन करके ना केवल ये रिजल्ट एरियाज बल्कि उनके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेगा, तो आप देखिए बेस्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल अट्रैक्ट होगा ही होगा और वो कंपटीशन में, मार्केट प्लेस में एक एज रखेगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्यूमुलेटिवली भी, बिकॉज ऑफ जब उनके पास इतना अच्छा टैलेंट होगा तो 1 और 1 11 होंगे और ऑर्गेनाइजेशन की भी एक कॉम्पिटिटिव एज होगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ समय पहले मैंने बतौर कंसल्टेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू इम्प्लीमेंटेशन। वहाँ भी ये देखने में आया, काफ़ी पुराना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो कल तक कोई जवाबदेही नहीं थी लोगों की कि उनको कौन से रिजल्ट्स लेकर आना है। मुझे लोगों ने बताने की कोशिश करी, हम तो जी सोशल सेक्टर में हैं, हम तो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, तो हमारे तो कुछ गोल्स होने ही नहीं चाहिए और बिजनेस गोल्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मैं ये मान सकता हूं नॉट फॉर प्रॉफिट में प्रॉफिट एज अ बिजनेस गोल तो नहीं हो सकता, बट यू आर इन द बिजनेस ऑफ सोसाइटी, यू आर इन द बिजनेस ऑफ डूइंग वेलफेयर एंड देयरफॉर वेलफेयर अपने आप में एक टेंजिबल ऑब्जेक्टिव बन जाता है जो कि नापा जा सकता है और इसलिए बिजनेस गोल्स होने चाहिए। तो आज की डेट में इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो प्रॉफिट में हो यानी कि फॉर प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस अपने
ऑर्गेनाइजेशन के कुछ की रिजल्ट एरियाज पर काम करते हैं, जिसको परकुलेट किया जाता है फंक्शन वाइज, और जिसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच का बहुत बड़ा योगदान है कि सिर्फ हम अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो सिर्फ हम प्रॉफिट, टॉप लाइन, बॉटम लाइन इसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिजल्ट्स हैं, और कुछ और चीज़ों पर भी फोकस करेंगे जो कि उन रिजल्ट्स को लाने में सहायक है, जैसे कि की प्रोसेसेस। और फिर ये देखना कि की प्रोसेसेस में टाइम टू टाइम विद द कंटेम्परेरी चेंजेस हम उनको रेलेवेंट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। साथ साथ अधेरेंस कैसा है, साथ साथ एक और एरिया यानी कि लोगों की अपनी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसीज। एक ही कॉम्पिटेंसी को बार बार रिपीट करके आप बदलते हुए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कैसे रेलेवेंट रह सकते हैं। तो ये जो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड अप्रोच है की रिजल्ट एरियाज की, ये एक बहुत आधुनिक और मेटिकुलस है। इसमें भी एक कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, जबकि हम की रिजल्ट एरियाज को बिजनेस गोल्स, बिजनेस प्रोसेसेस उनको ऑडिट करते हैं, जिससे कि रिलेवेंस और अधेरेंस दोनों का एक मेलजोल बना रहे, और लोगों की कैपेबिलिटीज यानी कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द लीडर, टीम मेंबर्स लाइकवाइज उस पर फोकस रहता है। लेकिन अगर उनको नापने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसको कि आजकल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, अगर वो शार्प नहीं है, अगर वो काम के रिजल्ट की सोल को नहीं पकड़ पाते हैं, तो वंस अगेन हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, कस्टमर पे फोकस रहना चाहिए, प्रोडक्ट्स की वाकफियत होनी चाहिए, कस्टमर्स की बदलती हुई नीड्स का ध्यान रखना चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रुथ मदरहुड स्टेटमेंट बन के रह जाएंगे। मदरहुड स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि इनको क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं होगा, ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा जिसकी वजह से हम ये कह पाए कि इस व्यक्ति ने अपने कस्टमर्स को ज़्यादा सेटिस्फाई किया एज कंपेयर टू द अदर पर्सन। एंड देयरफॉर बैलेंस्ड स्कोर कार्ड अप्रोच कहती है कि ना केवल आप बिजनेस के साथ साथ दो तीन चीज़ों और पर फोकस करें इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एरियाज, यानी कि 4 तो कम से कम होने चाहिए, बिजनेस प्रोसेस एंड SOPs एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बट ऑल्सो यू शुड हैव शार्प रेफरेंस यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, यानी कि KPIs बहुत पहने होने चाहिए। और उसके साथ जो आप टारगेटिंग रखना चाहते हैं, टारगेटिंग इज अ फंक्शन ऑफ पहले कैसा परफॉर्मेंस था, मार्केट का क्या पोटेंशियल है, उसका एक अच्छा मिक्स। जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमारे लोगों का ये नहीं है कि मैथमेटिक्स और गणित की वजह से रिजल्ट अच्छा आ जाता है, लोगों का काम करने की धारणा बदल जाती है। उनका सारा फोकस इस चीज़ पर रहता है कैसे हम इनोवेट करें, कैसे हम एफिशिएंसीज बढ़ाएं, कैसे हम वेस्टेजेस को कम